नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बिल्किस बानो केस में दोषियों के अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। गुजरात में चांदीपुरा वायरस, 4 और बच्चों की गई जान, मौतों की संख्या 19, अब तक 31 मामले दर्ज, 5 बच्चों का इलाज जारी। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में आई टेक्निकल गड़बड़ी, दुनिया भर में बैंक से लेकर एयरलाइंस तक का काम हुआ ठप। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। गिरिराज सिंह ने मुस्लिम विवाह बिल पर कहा, असम के सीएम खुद अपने राज्य के हित के बारे में सोचते हैं हर बार। बांग्लादेश के छात्र प्रदर्शन में 39 की मौत, देश भर में इंटरनेट सेवा बंद। जो बाइडेन नहीं लड़ेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव, नाम लेंगे वापस। अब समाचार विस्तार से। बिल्किस बानो मामले में 2 दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि ये कैसे स्वीकार्य है, ये बिल्कुल गलत है। जनहित याचिका में हम अपील पर कैसे बैठ सकते हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि जब तक उनकी सजा में छूट पर नया फैसला नहीं आ जाता तब तक अंतरिम जमानत दी जाए। एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि इस मामले में अब 2 कोर्ट के फैसले हैं, अगर मुझे अथॉरिटी से संपर्क करने की अनुमति दी जाए। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि दूसरा फैसला मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में दोनों दोषियों की इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसमें शीर्ष अदालत के जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सभी 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को गलत बताया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा देने में छूट के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया था। दोषियों को जेल भेजने का निर्देश दिया गया था। गुजरात में चांदीपुरा वायरस लगातार खतरनाक होता जा रहा है। वहीं गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 4 साल की बच्ची की मौत हुई है। इसकी पुष्टि राष्ट्रीय एनआईवी ने की है। एक स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग चांदीपुरा वायरस को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। गुजरात में अब तक चांदीपुरा वायरस संक्रमण के 14 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। अंदर छोटे छोटे बच्चों में बहुत सारे चांदीपुरम के जो लक्षण होते हैं ऐसा पाया गया। उसकी वजह से थोड़ा सा डर फैला था, लेकिन उसको पूना के लैब के अंदर भेजने से टोटल 7 केस भेजे गए थे। उसमें से 2 कंफर्म आए, 1 कंफर्म आया है और 6 नेगेटिव आए हैं। मतलब कि ये पूरा जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक के साथ जितने बच्चों में मगज का सूजन आना, फिर उसको ऐसे खींच आना और साथ में डायरिया होना, ये सब लक्षणों के साथ केवल ये चांदीपुरम ही जवाबदार नहीं है। उसके साथ एनसेफेलाइटिस के अंदर बहुत सारे 3, 4, 5 प्रकार के जो एनसेफेलाइटिस के उसकी वजह से भी हो सकता है। यहाँ पर दिशा निर्देश हर गांव में पीएचसी, सीएचसी और सभी अपने कलेक्टर है, डीडीओ है, सीडीएचओ है और अपने जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके साथ पूरा परिसंवाद आदरणीय मुख्यमंत्री श्री ने किया है और जरूरी सूचनाएं पूरे राज्य के अंदर दे दी गई। हवाई सफर की सर्विस देने वाली 3 एयरलाइन कंपनियों के सर्वर को बड़ी टेक्निकल गड़बड़ी का सामना करना पड़ा है। इंडिगो, आकाशा एयर और स्पाइसजेट एयरलाइंस को दुनिया के कई एयरपोर्ट्स पर वेब चेक इन में दिक्कतों से जूझना पड़ा है। इस वजह से बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली सहित देश के कई एयरपोर्ट्स पर उसके यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आकाशा एयरलाइंस ने यात्रियों से कहा है कि वो एयरपोर्ट्स पर मैनुअली चेक इन और बोर्डिंग की सुविधा दे रहे हैं। दरअसल चेक इन करने के लिए इंडिगो, आकाश एयर और स्पाइसजेट जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उसमें दिक्कत आ गई है। इन 3 एयरलाइंस का चेक इन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से देश भर में उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। ये तीनों एयरलाइंस गो नाउ चेक इन सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें सुबह 10:45 से पूरी दुनिया में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं।
एयरलाइंस इस मुद्दे को लेकर हल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रही है। राजधानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सिस्टम में आई गड़बड़ी से थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट के T3 पर कोई बड़ा असर नहीं है, लेकिन T2 पर हल्का असर दिखा है। इसी बीच आकाश एयर ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उसकी ऑनलाइन सर्विस प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से यात्रियों को टिकट बुकिंग, चेक इन समेत बुकिंग सर्विस से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आकाश एयर ने ट्वीट किया, हमारे सर्विस प्रोवाइडर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर समस्या आने की वजह से बुकिंग, चेक इन और बुकिंग मैनेजमेंट सर्विस सहित हमारी कुछ ऑनलाइन सर्विस अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रहेगी। वर्तमान में हम एयरपोर्ट्स पर मैनुअल चेक इन और बोर्डिंग प्रोसेस का पालन कर रहे हैं, इसलिए तत्काल यात्रा करने वाले यात्रियों से गुजारिश की जाती है कि वे हमारा काउंटरों पर चेक इन करने के लिए एयरपोर्ट्स पर जल्दी पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात पर कहा है कि केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से हिमाचल प्रदेश की समस्याओं से संबंधित बात हुई है। बिजली परियोजनाओं से संबंधित हमारी बात हुई है, सभी चीज़ों पर चर्चा हुई है। हमारा संवाद स्थापित हुआ है, पावर प्रोजेक्ट से संबंधित हमारी बात थी, इन सब बातों पर हमने बात की है। चाहे धौला सिद्ध है, सुन्नी है, लूरी है, वो बात मेरी इनसे पहले हो चुकी थी, तो उसमें हमने अपनी रॉयल्टी फ्री मांगी है। अब देखते हैं उस पर आगे बढ़ जाएगा। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर से बड़े किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 5 राज्यों में छापेमारी के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 राज्यों के अलग अलग अस्पतालों में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे थे। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा था। ये हमने इंटरस्टेट जो रैकेट बस्ट किया है, इसमें कुल अभी तक लोग 8 गिरफ्तार हमने कर लिए हैं, जिसमें मेन किंग पिन इनका संदीप आर्या था। ये बेसिकली पेशेंट्स और डोनर्स को आइडेंटिफाई करते थे अपने अलग अलग दोस्त गैंग मेंबर्स के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, और फिर उनके नकली कागजात बनवा के एज रिलेटिव्स दिखाने के लिए कमेटी में, फिर उनके कागजात बनवा के उनका आगे जाके ट्रांसप्लांट करवाते थे। तो इसमें जनरली ये जो संदीप है पेशेंट से 35 से 40 लाख रुपए लेता था पर एक ट्रांसप्लांट के लिए, जिसमें की सारी कॉस्ट में इंक्लूडेड होती थी। और फिर डिपेंडिंग ऑन दी, अगर कोई आदमी उसको डोनर दे रहा है उसको 1 लाख दे दिया, कोई पेशेंट दिलवा रहा है उसको 5 लाख, और जो कोई अलग से जो एक्चुअल में डोनर है उसको 4 से 5 लाख, जो नकली कागजात बनवा रहा है उसको 50,000, जो पे डोनर को ग्रूम कर रहा है उसको 50,000। तो उस तरह से अलग अलग इन्होंने उस तरह से रेट बांध रखे थे। क्या ये सभी किरदार इन 8 लोगों में ही शामिल है या फिर इनके अलावा भी कुछ है? ये 8 लोग जो हैं इनका क्या क्या किरदार? इन सभी का ऐसे ही रोल डिफाइंड है। कोई कागजात बनाता था, कोई डोनर को ग्रूम करता था, कोई पेशेंट लाता था, कोई डोनर लाता था। कुछ इनमें से 2-3 ऐसे हैं जिन्होंने खुद पहले इनके थ्रू डोनेट कर रखी है, फिर इनके साथ जुड़ गए। एक ऐसा है जिसने अपनी वाइफ को किडनी दिलवाई थी इनके थ्रू, फिर इनके साथ जुड़ गया कि 2 पेशेंट और दिलवा दिए। तो इस तरह से इनका नेक्सस था। तो सर ये जो नकली कागजात बनाते थे, कागजात किसके नाम से बनते थे और क्या पूरा प्रोसेस था? कागजात तो जनरली जो पेशेंट है, पेशेंट के कोई रिलेटिव जिसका वो होता है उसको उसके नाम से ही बनते थे एज डोनर। बाकी फिर आगे वो उस हिसाब से उसकी वो नकली जो भी उनको नकली कागजात बनाने होते थे उसका एड्रेस प्रूफ या वो दिखाने के लिए वो सब। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि केंद्र सरकार का बजट देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग टैक्स देते हैं उनका समावेश है। इस टैक्स के योगदान में दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनकम टैक्स देते हैं। 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सेंट्रल जीएसटी में देते हैं। जब दिल्ली वाले 2.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं तो दिल्ली वालों का हक बनता है कि उसमें से कुछ हिस्सा हमें वापस मिले। देखिए, केंद्र सरकार का जो बजट है वो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जो टैक्स देते हैं उससे केंद्र सरकार के पूरी बजट की किटी बनती है। इस टैक्स की कंट्रीब्यूशन में दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं। 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सेंट्रल जीएसटी में पैसा देते हैं। तो जब दिल्ली वाले 2.5 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं तो दिल्ली वालों का भी हक बनता है कि उसमें से कुछ हिस्सा हमें वापस मिले। बाकी सब राज्यों को केंद्र सरकार अपने टैक्सेस का एक हिस्सा देती है, लेकिन दिल्ली जो 2 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स देता है, हमें 1 रुपया भी अपने टैक्सेस में से वापस नहीं मिलता है। बॉम्बे भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। बॉम्बे 5 लाख करोड़ इनकम टैक्स देती है। उसके में से महाराष्ट्र की सरकार को 55,000 करोड़ रुपए शेयर इन टैक्सेस मिलता है।
बैंगलोर भी देती है टैक्स, वो 2 लाख करोड़ का टैक्स देती है, इनकम टैक्स बैंगलोर के लोग। उनकी कर्नाटका सरकार को 33,000 करोड़ रुपए बजट में से शेयर इन टैक्सेस के तौर पे मिलता है। तो जब दिल्ली वाले 2.5 लाख करोड़ रुपए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हमें भी अपना हक मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें पूरा 2 लाख करोड़ दे दिया जाए, क्योंकि हमें भी पता है कि देश के बहुत सारे और हिस्से हैं जिनको डेवलपमेंट की जरूरत है। लेकिन इस 2 लाख करोड़ रुपए का 5% तो दिल्ली वालों का हक है, दिल्ली वालों का अधिकार है। इसलिए दिल्ली सरकार की, दिल्ली के लोगों की तरफ से डिमांड है कि इस बार दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस के लिए, दिल्ली में अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेहतर बनाने के लिए, अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेटर बनाने के लिए, अच्छा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेहतर बनाने के लिए इस बार सेंट्रल बजट से दिल्ली को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाए। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार सख्त हो गई है। सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले सामान को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत ऐसे प्रोडक्ट बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानदारों को उनकी पहचान लिखने का निर्देश भी दिया गया है। देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं, इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज को हम लोगों के द्वारा। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है। वो समाज में भाईचारे की भावना को खराब करने का कार्य कर रहे हैं, इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने, जिसने ऐसी कार्रवाई की, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, ये निश्चित तौर से गलत कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ लखनऊ के अंदर लोगों के घर तोड़े गए, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं और ये इस तरह से ये काम कर ही रहे हैं। अकबर नगर के जिस तरीके से किया इन्होंने, तो हिंदू मुसलमान सब लोग थे। मैं कल गया था मिलने, रो रहे थे लोग। तो जो व्यक्ति इस तरीके के क्रूर काम कर रहा है, निश्चित मैं समझता हूं वो आदमी बहुत ही निष्ठुर और बहुत ही मैं समझता हूं कि समाज को तोड़ने वाले। हाथरस हादसे के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हाथरस पहुंची थी। वहां उन्होंने हाथरस में हुई घटना को लेकर शोक भी जताया। आनंदीबेन पटेल ने वहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि आप जानते हैं कि हाल ही में हाथरस में एक घटना हुई है। घटना में जिन लोगों ने जान गंवाई है, मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। मेरा मानना है कि हमें लोगों के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से ऐसे हादसे हों। हाथरस में अभी एक घटना हुई, ये सब आपको पता है, हमें भी पता है। इसमें जिस लोगों ने अपनी जान गंवाई, श्रद्धांजलि देती हूँ और परमात्मा को प्रार्थना करती हूँ कि उसको अपने चरणों में निवास करे। लेकिन इसके साथ साथ हम जब शिक्षा का कार्य करते हैं तो मैं ये जरूर मानती हूँ, आप में से में कई लोग मानते होंगे कि हम ऐसी बातें हमारी प्रजा के सामने न करें कि जिसकी वजह से ऐसे हादसा। हम भगवान तो है नहीं, भगवान ने हमारा सबका सर्जन किया है। और जब कोई ये बोलता है कि मेरी चरण रज ले लो, माथे लगाओ, तो आपका सब दुख दर्द पूरा हो जाएगा। क्या होता है? बताइए ना मुझे, होता है? नहीं होता। सुदर्शन चक्र दिखाना, तो भगवान कृष्ण ही थे भाई, सुदर्शन चक्र दिखाते थे और ऐसे लोगों को दिखाते थे जो समाज में अन्याय करते थे, उसके लिए वो करते थे और सिर्फ 3 बार किया, इसके अलावा नहीं किया।
चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन मोतीगंज झिलाई के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 4 यात्रियों की दुखद मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं, जिनको हल्की चोटें आई हैं। ट्रेन में सवार लोगों को उनके घर भेजने के लिए गोरखपुर से स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है। इनको डीजल फिट डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद से मैन पावर मशीनरी का मूवमेंट उससे शुरू हो पाया, जिससे डाउन लाइन का रेस्टोरेशन का कार्य शुरू किया गया। और सबसे पहले जो मशीनरी थी उसको ART जो है रेलवे की जो ट्रेन होती है उसको ले जाकर जो डाउन लाइन पे जो कोचेस डिरेल थे उनको ऑफ ट्रैक किया गया और सभी कोचेस को ऑफ ट्रैक कर दिया गया है। रेस्टोरेशन का कार्य तेजी से चल रहा है और लगभग 800 से ज़्यादा कर्मी वहाँ पे लगे हुए हैं जो लगातार कार्य कर रहे हैं। 4 पोकलेन, 4 JCB, हाइड्रा और ढेर सारी मशीनें वहाँ कार्य कर रही हैं। जो TRD का कार्य होता है उसका कार्य किया जा रहा है। अप लाइन को बहुत जल्द फिट डिक्लेयर करके उस पर नॉर्मल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। डाउन लाइन के लिए जो स्लीपर्स डैमेज थे, रेल की आवश्यकता थी, वो सारी चीज़ें पहुँचाई गई हैं साइट पर और उसका रेस्टोरेशन बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। आज हम लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि 12 बजे तक TRD फिट करके अप लाइन में नॉर्मल ट्रेनों का संचालन शुरू करेंगे और उसके बाद से जल्दी डाउन लाइन का भी रेस्टोरेशन कार्य पूरा करके संचालन शुरू किया जाएगा। सर, कितनी कैजुअलिटी हुई थी और उनको क्या सहानुभूति राशि वगैरह क्या दी गई? जो फाइनल कैजुअलिटी की फिगर है वो 3 है। 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 7 लोग इसमें सिंपल इंजरी हैं, 5 लोग ग्रीवियसली इंजर्ड हैं। तो ये टोटल फिगर है और कल जो अनुग्रह राशि की जो बात कर रहे हैं वो अनाउंस की गई थी। 10 लाख रुपए जो डिसीज्ड हैं उनको एक्स ग्रेसिया अनाउंसमेंट किया गया था। 2.5 लाख रुपए ग्रीवियसली इंजर्ड और जो सिंपल इंजरी के लोग हैं उनको 50,000। तो ये राशि भी दी जा रही है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट द्वारा। सर, क्या मौतों की आंकड़ा और बढ़ सकता है? अभी जो फाइनल फिगर हम लोगों के पास आई है और ऑथेंटिक वो यही है जो मैंने आपको बताया है। 3 डेड, 5 ग्रीवियसली इंजर्ड एंड 7 सिंपल इंजरी। अभी कितने ट्रेनें प्रभावित हैं सर? अभी ट्रेनों का डाइवर्सन हम लोग लगातार कर रहे हैं। कल जो भी ट्रेनें थी उनको डाइवर्टेड रूट पे हम लोगों ने चलाया है और उसको लेकर बुलेटिन जारी किया है। आज भी जो ट्रेनों का डाइवर्सन होगा उसको किया जाएगा। हम लोग बहुत तेज़ी से कार्य कर रहे हैं कि 12 बजे से अप लाइन नॉर्मल रूप से TRD फिट हो जाए, जिससे कि ट्रेनों का नॉर्मल संचालन मेन लाइन से शुरू हो सके। तो इसके लिए जैसा मैंने बताया कि 800 से ज़्यादा कर्मचारी वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, साइट पर मशीनरी लगी हुई है और लगातार रात से ही लगातार कार्य चल रहा है। और सभी जो रेल कर्मी हैं, साथ ही साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मी हैं, सभी लोग साइट पर कार्य कर रहे हैं। यूपी में कवन मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकान पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर JDU प्रवक्ता KC त्यागी ने कहा है कि इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की जो व्याख्या भारतीय समाज NDA के बारे में है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, NDA के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। लेकिन सर, जिस तरह की इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है, तो आप इसके बाद भी मानते हैं कि क्या वाकई में समीक्षा करने की आवश्यकता है? बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहां से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहां के लिए नहीं है। बिहार के पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुस्लिम विवाह बिल पर कहा है कि असम सरकार में मुख्यमंत्री खुद अपने राज्य के हित के बारे में हर बात सोचते हैं, तो निश्चित रूप से अपने राज्य के हित के बारे में सोचा होगा। आगे उन्होंने बिहार में होने वाले टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में भी बातचीत की है। असम गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री खुद एक अपने राज्य के हित के लिए हर बात सोचते हैं, तो निश्चित रूप से अपने राज्य के हित के लिए सोचा होगा। राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कोई कानून की जरूरत है? अब जिस तरीके से मुस्लिम मैरिज है, अब ये तो राज्य के मुख्यमंत्री बता सकते हैं, इस पर हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते।
बिहार में टेक्सटाइल इन्वेस्टर समिट हो रहा है दादा आपके मंत्रालय के साथ मिलकर, क्या असर होगा इस पर, कितना डेवलपमेंट? देखिए, कोविड के बाद जो कारीगर बिहार के थे उन्होंने एक नया इतिहास रचा, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बेतिया के चनपटिया बेतिया से। उसके बाद बिहार सरकार ने भी एक बड़ा हब मुजफ्फरपुर में बनाया, जो आज 10,000 लोग वहाँ काम कर रहे हैं, और बैग जो हर तरह का बैग बनता है उसका बहुत बड़ा इंडस्ट्री सेटअप हुआ। तो हम सेंटर में हैं, बिहार के हैं, स्वाभाविक है। डिपार्टमेंट ने कहा कि एक इन्वेस्टर मीट हो, तो आज इन्वेस्टर मीट है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इन्वेस्टर बड़े, जो यहाँ की स्कीम है बहुत अच्छा स्कीम है जो इन्वेस्टर को सूट करेगा, और आज एक नई चीज़ की शुरुआत हम इन्वेस्टर के साथ कहेंगे कि जो लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं गारमेंट को, वो ग्रीन एनर्जी का प्रयोग करें। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2030 तक हम देश को कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे, तो उसमें हमारी इंडस्ट्री भी देश के इस गोल को पूरा करने में साथ देगा, और दुनिया में जो आने वाले दिन में ग्रीन एनर्जी की बात होगी तो उसमें भी हम बांग्लादेश में छात्रों का चल रहा विरोध प्रदर्शन काफ़ी उग्र और हिंसक हो गया है। छात्रों ने कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी है, जिसके बाद देश भर में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी हफ्ते के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शन में कम से कम 39 लोग मारे गए हैं। इसमें से गुरुवार को 32 लोग मारे गए थे। देश के 64 जिलों में ये प्रदर्शन फैल गया है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या और भी बढ़ने की आशंका है। देश में इंटरनेट सेवा लगभग पूरी तरह से बंद होने के बाद पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस कार्यालयों और सरकारी कार्यालयों में आगजनी की है। कई जगहों पर तोड़फोड़ और विनाशकारी गतिविधियां अपनाई गई है। इनमें देश के सरकारी प्रसारक यानी बांग्लादेश टेलीविज़न का ढाका मुख्यालय भी शामिल है। टेलीविज़न मुख्यालय में सैकड़ों आक्रोशित छात्र घुस आए और इमारत में आग लगा दिए, जिसके बाद से सरकारी टीवी चैनल बंद हो गया। राजधानी ढाका के पुलिस बल के प्रवक्ता फारूक हुसैन ने एक मीडिया चैनल को बताया कि कल हुई झड़पों में करीब 100 पुलिसकर्मी घायल हो गए और करीब 50 पुलिस बूथ जला दिए गए। पुलिस के बयान में कहा गया है कि यदि इस तरह का हिंसक प्रदर्शन आगे भी जारी रहा तो पुलिस अत्यधिक कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होगी। दूसरी तरफ अस्पताल कर्मचारियों ने एक मीडिया को बताया कि अब तक हुई कम से कम 2/3 मौतों का कारण पुलिस की गोलीबारी है। इंडिपेंडेंट टेलीविजन के मुताबिक गुरुवार को देश भर में कम से कम 26 जिलों में झड़प हुई। नेटवर्क ने बताया कि दिन भर में 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें 104 पुलिस अधिकारी और 30 पत्रकार भी शामिल हैं। नवंबर में होने वाले अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बाइडेन अपनी उम्मीदवारी छोड़ सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। पत्रकार ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में पद छोड़ने पर सहमत हो गए हैं। वह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अपने उत्तराधिकारी के रूप में समर्थन नहीं देंगे। वह एक कैंडिडेट की ओपन प्रक्रिया का समर्थन करेंगे, जिसमें कुछ अन्य उम्मीदवारों के लिए रास्ता खुल सकता है। हालांकि खबरें यह भी हैं कि कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना जा सकता है। पिछले दिनों हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन पर भारी दिखते नजर आए थे, जिसके बाद से जो बाइडेन के हेल्थ पर खराब प्रदर्शन को लेकर सवाल उठने लगे थे। अब राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी दौड़ से जो बाइडेन हटने की घोषणा कर सकते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि करीबी लोगों का मानना है कि बाइडेन ने इस विचार को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। अब उन्हें भी लगता है कि वह नवंबर में होने वाले चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेताओं को ऐसा लग रहा है कि बाइडेन अब पीछे हट जाएंगे। बता दें कि 2 दिन पहले ही पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी यह कहा था कि बाइडेन की जीत की उम्मीद इस बार काफ़ी कम है। वाशिंगटन पोस्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि बाइडेन कभी भी चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। वहीं बाइडेन के चुनाव नहीं लड़ने पर सबसे प्रबल दावेदार कमला हैरिस है। ऐसे में पूरी संभावना है कि वो राष्ट्रपति की उम्मीदवार होंगी। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।